आइए अपने भोजन के मुख्य अवयवों और उनके पाचन को समझें। तो जो हम भोजन करते हैं उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण अवयव कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव प्रोटीन होता है, जो कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में काम आता है, यानी कि यह हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण अवयव वसा होता है, जो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में काम करता है, यानी कि इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा हमारे भोजन में कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे विटामिन, खनिज और रेशे। इन सारी चीज़ों में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। विटामिन, खनिज और रेशों का पाचन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसे जानने के लिए हम पहले समझते हैं कि पाचन का अर्थ होता क्या है। तो पाचन का मतलब होता है भोजन के बड़े जटिल अणुओं को उनके सरल अणुओं में तोड़ देना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा शरीर इन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। शरीर जटिल अणुओं को अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना ज़रूरी होता है। इसी तोड़ने को हम पाचन कहते हैं। तो जैसे यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। मतलब यदि हम कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे तो अंत में हमें ग्लूकोज मिलेगा। इसी तरह से प्रोटीन को पचाने पर हमें अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है। और वसा को पचाने पर हमें वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल मिलते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं, और इन्हीं रूपों में शरीर इनको अवशोषित कर पाता है। इसी कारण से इनके पाचन की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन और खनिज को हम क्यों नहीं पचाते, क्योंकि ये पहले से ही अपने सरलतम रूप में हैं। इन्हें और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शरीर इन्हें ऐसे ही अवशोषित कर सकता है। ठीक है। यदि रेशे की बात करें तो रेशे हमारे पाचन में मदद करते हैं, इसलिए मानव के पाचन तंत्र में रेशों को पचाने की व्यवस्था नहीं होती। हालांकि पशु या जानवर इन्हें भी पचा सकते हैं और उन्हें इससे ऊर्जा मिलती है। अब आइए समझते हैं कि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उसके अलग अलग अंग पाचन में कैसे मदद करते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं उसे सबसे पहले हम मुख में रखते हैं। मुख में भोजन को हम भौतिक और रासायनिक दोनों रूपों से पचाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हम भोजन को दांतों की मदद से अच्छी तरह से चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये उसका भौतिक पाचन होता है। और जब उसे और छोटे टुकड़ों में भौतिक रूप से तोड़ना संभव नहीं होता तो हम रासायनिक पाचन करते हैं, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रसायनों की। ये रसायन कहलाते हैं एंजाइम। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक रूप से पचाने के लिए हमारी लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च के जटिल अणुओं को, स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। उसके जटिल अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ देता है, यानी कि इसको पचाने का काम करता है। ठीक है। मुख में भोजन का पाचन होने के बाद ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस के द्वारा ये आधा पचा हुआ भोजन फिर हमारे आमाशय में पहुंचता है। अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर इसका रासायनिक पाचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को पचाने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ रसायनों या एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो अमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जठर ग्रंथियाँ पेप्सिन नामक एंजाइम का उत्पादन करती हैं, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। लेकिन पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अम्लीय माध्यम कैसे बनता है? अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है, जो पूरे अमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देता है। इससे पेप्सिन एंजाइम बड़ी आसानी से काम कर पाता है और प्रोटीन को पचा पाता है। लेकिन पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न करते हैं। हम जानते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और अमाशय की दीवारें प्रोटीन से बनी होती हैं। इसका मतलब पेप्सिन जो है वो अमाशय की दीवारों को भी पचाकर उन्हें नष्ट कर सकता है, और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे कैसे बचते हैं? इसके लिए जठर ग्रंथियां, जो अमाशय की जठर ग्रंथियां हैं, वो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का उत्पादन करती हैं। ये अमाशय की आंतरिक दीवारों में होता है, और पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की
सुरक्षा करता है। इस तरह से अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद अमाशय से भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, जिसे हम क्षुद्रांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इन तीनों को इनके सरलतम रूप में तोड़ दिया जाता है। इसे ही हम पूर्ण पाचन कहते हैं। सरलतम रूप का मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। ठीक है। इसके लिए छोटी आंत में कुछ रसों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ रस दूसरे अंगों से आते हैं और कुछ छोटी आंत में ही बनते हैं। तो चलिए इन्हें हम देखते हैं। इनमें सबसे पहला होता है पित्त रस। यहाँ पर रस का मतलब ये होता है कि उसमें केवल एक रासायनिक पदार्थ या केवल एक एंजाइम नहीं है, बल्कि वह एक से अधिक रासायनिक पदार्थों का समूह है। उसे ही हम रस कहते हैं। तो जो पित्त रस होता है वो यकृत बनाता है और यकृत के द्वारा ये छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। यह रस दो काम करता है। पहला तो अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, पेप्सिन एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है और उसके लिए उसे अम्लीय माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो पूरे भोजन को अम्लीय बना देता है। लेकिन छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर पाते। उन्हें काम करने के लिए क्षारीय माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भोजन को क्षारीय बनाना जरूरी होता है। तो पित्त रस अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बना देता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। इसका पहला काम है ये। दूसरा काम ये है कि अमाशय में अभी भी वसा का पाचन नहीं हुआ होता है और वसा के जो अणु होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। पित्त रस उन अणुओं पर काम करता है और उन्हें पायसीकृत या इमल्सीकृत कर देता है, मतलब उन्हें छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है। इससे उस वसा को पचाने वाले एंजाइम उस पर आसानी से काम कर पाते हैं। तो ये पित्त रस दो काम करता है। ठीक है। इसके बाद अमाशय में जो दूसरा रस होता है वो होता है अग्न्याशयिक रस, पैनक्रियाटिक जूस। इसे पैनक्रियास या अग्न्याशय बनाता है और अमाशय में पहुंचा देता है। अब इस रस में दो एंजाइम होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। प्रोटीन जो अमाशय से आया है वो पूरी तरह से नहीं पचा होता, तो उसे ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है। और दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम, जो इमल्सीकृत वसा को पचाने का काम करता है। ये अग्न्याशयिक रस के काम हुए। और तीसरा रस जो छोटी आंत में होता है उसे हम कहते हैं आंत्र रस या इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। ये आंत्र रस छोटी आंत में मौजूद ग्रंथियों से ही बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो तीन रस हैं उनमें से पित्त रस और अग्न्याशयिक रस बाहर से आते हैं। पित्त रस यकृत से, अग्न्याशयिक रस अग्न्याशय से आता है। लेकिन आंत्र रस आंत में ही बनता है, इसीलिए हम इसे आंत्ररस बोलते हैं। छोटी आंत में बनता है। इसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं, अभी हम उनके नाम पर नहीं जाएंगे। बस ये जान लीजिए कि ये जो एंजाइम होते हैं ये पोषक तत्वों को पूरी तरह से पचा देते हैं। यानी यहाँ पे जटिल कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में और वसा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इसलिए भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब चूंकि पाचन पूरा हो गया है, इसलिए इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटी आंत में इनको अवशोषित करने के लिए कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं। ये दीर्घ रोम या विलाई कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि छोटी आंत की जो सतह है उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ये जो उंगली के समान संरचना है इससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है और ये क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से जो पोषक तत्व यहाँ पर पचने के बाद बने हैं उनका अवशोषण करना काफ़ी आसान हो जाता है और इसलिए छोटी आंत भोजन के पचे हुए पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण कर पाती है। इसके बाद इन पोषक तत्वों को रक्त को दे दिया जाता है और रक्त उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और कोशिकाएं उनका उपयोग करके हमें ऊर्जा देती हैं और शरीर के निर्माण का काम करती हैं। छोटी आंत में पचने के बाद जो कुछ भी बचता है वह बिना पचा हुआ भोजन होता है, उसे हमारी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में क्या कार्य होता है? पहली चीज़ तो बड़ी आंत में भी दीर्घ रोम होते हैं और जो बिना पचा हुआ भोजन आया है बड़ी आंत में, उसमें यदि अतिरिक्त जल है तो उस जल को बड़ी आंत में जो दीर्घ रोम है वो अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है।
जल को अवशोषित करने के बाद जो कुछ भी बचता है वह अपशिष्ट होता है, उसे हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे भोजन के मुख्य अवयव क्या होते हैं और उन्हें हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो कैसे पचाता है और किन चीज़ों का पाचन कहाँ पर होता है, कौन से एंजाइम इसमें मदद करते हैं।